चेयरमैन रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ए समीरुल हसन साहब, जनरल सेक्रेटरी रिफा चैम्बर के मोहतरम अफजल बेग मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर असलम साहब, सोहेल साचोरा साहब, सलीम बट्टीवाला साहब और दीगर मेहमान, मैं आप सबको तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे एंकर की टीम ने काफ़ी मज़ेदार आपसे सर्वे कराए हैं। हालांकि ये चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इंटरेक्टिव करने के लिए आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि हम इससे सिर्फ आपको इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सिंसियरली इसमें डेटा फिल करेंगे, रिस्पांस देंगे, बहुत मुमकिन है कि हमारी टीम जो रिफा के प्रोग्रामात कर रही है, आगे जो करेगी तो उस इश्यूज़ को एड्रेस करेगी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। अब रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉई अगर एक बड़ा चैलेंज है तो हम ये कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट को बुलाकर ऐसे वर्कशॉप किए जाएँ कि एम्प्लॉय को कैसे रिटेन किया जा सकता है। फाइनेंस मैनेजमेंट का जो इश्यूज़ है उस पर भी बात हो सकती है। तो सिर्फ एक लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ही नहीं ये एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि ये डेटा को भी हम चाहेंगे कि सेव रखें और इसका फिर ऐसा एनालिसिस करके उस पर हम प्रोग्रामात करेंगे इंशाल्लाह आगे। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। मेरे ख्याल से आपके सामने ये बात आ चुकी है कि मेरा टॉपिक क्या है। ग्रो योर बिजनेस विथ एथिकल फाइनेंस। स्क्रीन पर भी आपके सामने है अब्दुल्ला। अब बिजनेस क्या है, हम क्यों करते हैं, ये हमारे सामने है। जनरल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का होता है तो हम जानते हैं कि वो बिजनेस का होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, यानी पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। जो हमारे पास आज 100 रुपये हैं तो उसको बढ़ाकर, उसको इजाफा करके उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, ये हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। ये बहुत बुनियादी बात है। बिजनेस अगर हम कह रहे हैं तो बिजनेस का मतलब होता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जनरल ऑब्जेक्टिव है, वो बिजनेस के लिए रहता है। अभी जब हम बात करते हैं रिफा के प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारी बातें आपको शुरुआत से आ रही है कि रिफा का भी जो ऑब्जेक्टिव है, कम्युनिटी के जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करें। लेकिन उसका जो मेन बुनियादी मकसद है, उसके अंदर जो खास चीज़ है कि ये अखलाकी व ईमानी उसूलों की पाबंद होकर बिजनेस करें और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करें। ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, जिस चीज़ का हम वो करते हैं, तो हम उस उसूल को फॉलो किए बगैर सिर्फ एक तरफ जो जाए जहाँ पर बद अखलाकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हों, तो उस तरीके से अगर आप अपना मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या वेल्थ करते हैं तो वो रिफा के प्लेटफॉर्म पर बहुत काबिल कबूल नहीं है और उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। और हम ऐसा कोशिश भी करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए। तो ये एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है जो हम चाहते हैं कि वो फॉलो हो। तो नॉर्मल इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इसी तरह हम लोगों को प्रमोट करते हैं। अब फाइनेंस जो है वो क्या है, वो अच्छी तरह जानते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बैकबोन होता है वो फाइनेंस होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम बात करें तो फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए। अब फाइनेंस के अंदर जैसा कि मेरा उन्वान है कि ग्रो योर बिजनेस विथ एथिकल फाइनेंस, तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसके अंदर टेक्निकल निटिग्रिटी में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको जस्ट उसकी जो बुनियादी चीज़ है, ये कोई हम जिस हल्के में बैठे हैं, जिस लोगों के साथ है, तो उसमें ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अभी नहीं है। हम सब कुरान व सुन्नत को मानने वाले हैं, हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि रिबा या इंटरेस्ट की क्या वईदे हैं जो हमको कुरान से जानने मिलती है। अब चूंकि हम ऐसे दौर में रहते हैं, ऐसे इकोनॉमिकल सिस्टम में रहते हैं जहाँ पर हमारा साबका, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो अगर इससे दूर रहकर पूरा प्योर हो सके, ऐसी कोई मतलब सूरत नहीं रहती। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा को बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना होगा, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते कि किस तरह ये। तो हम इस सूरत में रहते हुए भी हम अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं जो हमें सूद की हुर्मत से दूर रखे। और ये सूद की हुर्मत जो एक रिलीजियस वो है, वो सही मानों में देखा जाए तो क्या सही किस तरह से वो वाकई
रेशनल इकोनॉमिकल जो सिस्टम है उसके अंदर क्या उसकी वजूहत है, क्योंकि आजकल के दौर में हमें या तो इल्म कम होता है या हमारी इस तरह की कोई स्टडी नहीं होती है, तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि बिना इस सूद के चक्कर में पड़े हुए आप अपना ऑर्गेनाइजेशन या अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल पर ले नहीं जा सकते। उसमें अपरेंटली जो दलाइल दिए जाते हैं, जो बातें रखी जाती हैं, वो हमारे सामने यही आती हैं कि वाकई सूद की लेन देन के बगैर कारोबार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा तजर्बा पिछले 10-12 सालों में है, जो मेरा एक पैशनेट इसके अंदर वो है कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस और बिजनेस से मेरा ताल्लुक रहा है, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा गहराई से स्टडी करने की कोशिश की है। क्या वाकई प्रैक्टिकली ये मुमकिन है कि सारे कारोबार इस मुल्क में रहते हुए क्या शरई उसूल के अंदर किए जा सकते हैं? तो इसमें मैं कोई अकेला नहीं हूँ, नहीं तो मैं कोई आलिम दीन हूँ, नहीं किसी मदरसे से फारिग हूँ। तो मैंने ये पाया मेरी स्टडी के दौरान कि बहुत सारे उलमाए कराम ने, बहुत सारे स्कॉलर ने इस मुल्क के बैकग्राउंड के अंदर कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बहुत सारे ऐसे शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं जो प्रैक्टिकली मुमकिन भी हैं, उसकी प्रैक्टिस भी की जा सकती है और उस पर अपने कारोबार भी किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मुमकिन है, लेकिन हाँ, हर बिजनेस का अपना अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, उस हिसाब से उसको प्रैक्टिस करना रहता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, इसका इंपॉर्टेंस जैसा मैंने बताया, उसके अंदर जो बातें आती हैं, तो पहले किसी भी बिजनेस को हम रन कर रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के अंदर जब वो देखा जाए कि फंड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो जो इम्पोर्टेंस है उसकी इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और अल्टीमेट जो चीज़ है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैपिटल है, जो जिसके अंदर जो बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो अल्टीमेट गोल तो यही होगा कि कैसे उस एंटरप्राइज की, उस बिजनेस की वैल्यू ग्रो हो, बढ़े, जिससे तब माना जाएगा कि ये फर्म के अंदर सही मानों में वो प्रॉफिट ओरिएंटेड और प्रॉपर यूटिलाइजेशन वाला ही काम हो रहा है और बिजनेस उस तरह से ग्रो हो रहा है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट के वाई इस्लामिक फाइनेंस, जिस एथिकल फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, वो शरिया कंप्लायंट या इस्लामिक फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग करके बिजनेस करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि ईमान का एक अपना तकाजा है, इस्लाम का है, वो अपनी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन साथ ही साथ ये देखना जाएगा कि आखिर इसकी इकोनॉमिकल रेशनल क्या है। अगर रिबा को कुरान ने हराम करार दिया है, नाजायज़ करार दिया है, तो क्या ये आज के इकोनॉमिकल दौर के अंदर उसकी क्या वजूहात है। तो ये चंद बातें मैं आपके सामने इसमें रखूँगा कि रिबा जो इंटरेस्ट होता है, तो इसमें हम जानते हैं कि अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और बुनियादी जो फ़र्क है, जो हमारे आप सब भी बिजनेस करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि कैपिटल और ऑनर बिजनेस जो है उनके बीच के जो फ़र्क है वो ये है कि कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर फंड जो होता है वो सिक्योर माना जाता है। मतलब कि ये है कि पैसा आपके बिजनेस में लगा तो देंगे, आप बिजनेस करिए उसके साथ, लेकिन अगर बिजनेस के आउटकम में लॉस होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको लॉस बेयर करना। मेरा तो जो फाइनेंस किया हुआ है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइनेंस किया हुआ है, वो सिक्योर है, वो वापस मिल जाएगा और मुझे मिलना चाहिए। आपका बिजनेस डूबता है तो डूब जाए, आप रोड पे आते हो तो आ जाओ, लेकिन मेरा जो भी पैसे देने का किराया है वो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर फाइनेंस में वो उसे लौटाना रहता है। तो ये चीज़ है जो अनजस्ट है, जो इस्लामिक लिहाज से कैपिटल को जब तक रिस्क का एक्सपोजर न दिया जाए, उसको रिस्क एक्सपोज ना किया जाए, तब तक उसका रिटर्न नहीं है। तो रिटर्न सिक्योर रहे और बिजनेस का अल्टीमेट आउटकम कुछ भी रहे, वो इकोनॉमिकल अनजस्ट है। इसको इस्लाम मतलब सही नहीं समझता, इसी हिसाब से इसको वो किया गया। अभी देखते हैं इसका क्या होता है कि जैसे मैंने बात करा कि कैपिटल रिसीव द होल बेनिफिट डज नॉट शेयर द लॉसेस, लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहती। तो इस चीज़ों की बुनियाद पर अगर हम देखते हैं तो आर्थिक तौर पे, माशी तौर पर जो है, कभी अभी हम देखें दो तरह का एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक तो ये होता है कि बैंकिंग सिस्टम में या जो लोगों का फाइनेंस उसमें दिया हुआ है वो अपना बिजनेस में अगर लॉस करते हैं, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है, तो उनके अपने खुद की कैपिटल को भी गंवा कर, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे लौटाने पड़ते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं आए दिन। बैंक जो है ऑक्शन में प्रॉपर्टीज डाला करती हैं। बहुत सारे क्लोज, आप सब बिजनेसमैन हैं, आप जानते रहते हैं कि कई ऐसी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके अपनी खुद की कैपिटल भी बड़ी तादाद में लग जाती है और इंटरेस्ट की वजह से वो बाहर नहीं आ पाते हैं और उन्हें उनके बिजनेस से हाथ धोना पड़ता है। अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि कोरोना के टाइम पे जब इकोनॉमी का डाउनफॉल रहा, काफ़ी कुछ बिजनेस के अंदर लोगों को नुकसान हुआ, बंद करना पड़ा। तो वैसे में बहुत सारे केसेस ऐसे आए क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से बैंकों ने, यानी जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया था कि भाई कुछ ईएमआई आपको वो करने हैं, लेकिन उस ईएमआई का जो भी दिया था कि भाई 3 ईएमआई या 4 ईएमआई का आपको लौटाने नहीं है, आपको कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम है, लेकिन उस वक्त के दौरान भी जो इंटरेस्ट था, उस पीरियड का भी इंटरेस्ट कोई वेवर नहीं था और इंटरेस्ट के जाल के फंसने की वजह से बहुत स्मॉल और माइक्रो लेवल के बिजनेसेस को हाथ धोना पड़ा और उनके बिजनेस बंद हो गए, ठप हो गए। तो ये सही मानों में ये देखा जाए तो ये बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से यही अनजस्ट है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस जो है वो बराबर नहीं है। इसका दूसरा जो उल्टा वो होता है, तो हम ये जानते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो हजारों और दसियों हजार करोड़ की लोन लेती हैं और अपना बिजनेस करती हैं और वो इस तरह से बिजनेस करती हैं कि उसके अंदर ह्यूज प्रॉफिट कमाती हैं और सब कुछ वो करती हैं, लेकिन जिनका पैसा रहता है उनको उसका बहुत मिनिमल रिटर्न मिलता है। तो ये बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज हुई या बड़ी बड़ी कंपनीज हुई, तो वो अगर मान लो किसी वजह से उनका बिजनेस डूब भी जाता है तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से किए हुए रहते हैं कि उनका जो भी कैपिटल है उसके अलावा उनको कोई लॉस बेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पैसा जो डूबता है वो जिसने भी बैंकिंग फाइनेंस किया होगा और उसके साथ डूब जाता है। तो आम लोगों का पैसा उस तरह चला जाता है और उनको उनके पैसे से जितना ह्यूज प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां भी वो नाइंसाफ़ी करती हैं कि जिस पैसे के बलबूते उन्होंने करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाया होता है, बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट वो शेयर करती है इंटरेस्ट के फॉर्म में, जिनके पैसे से उन्होंने धंधा किया रहता है। तो ये दोनों तरीके से प्रॉब्लम है, एक तो वो लॉस शेयर नहीं करते और दूसरे जो लोग उसका पैसा इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं कि उसके जो हिस्सेदार है उसको प्रॉफिट जो है वो पूरा नहीं मिलता। अब ये कुछ चीज़ें हैं कि इस्लामिक फिनांस क्यों प्रेफरेबल है कन्वेंशनल फिनांस से। अब बातें जो मैंने कही हैं वही है कि मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो इसमें देखे जाते हैं जो रिबा बेस्ड ट्रांजैक्शन में नहीं होते हैं। जो सरिया कंप्लाइंट फाइनेंस है वो है यही है कि इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस बेस्ड ऑन इक्विटी एंड जस्टिस। तो जो मैंने बातें आपके सामने रखी कि सरिया बेस्ड फाइनेंस जो होता है इक्विटी और जस्टिस बेस्ड होता है। फंड्स फ्लो एज पर द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट सिक्योरिटी। जैसे बात हुई कि पैसा जो होता है वो बिजनेस की वायबिलिटी पे होता है, रिस्क शेयरिंग इसके अंदर रहता है, हाई लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड मॉनिटरिंग टू अवॉइड द विलफुल फेलियर्स एंड डिफॉल्ट। अब ये जिस तरह से हम देखते हैं कि नॉर्मली बैंक भी किसी को बिजनेस को अगर फाइनेंस भी करती है तो किस तरह से असेसमेंट करती है, प्रोफाइल का चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से ही असेसमेंट जो है अगर सरिया कंप्लाइंट फाइनेंस सिस्टम में भी करना है तो लोगों को करना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन टू रियल इकोनॉमी बाय फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू एथिकली परमिटेड सरिया कंप्लाइंट सेक्टर। तो सही मानों में ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे रहते हैं, उनके पास लेकिन सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज भी जो लोग बैंक के अंदर पैसा रखना सही नहीं समझते, उसके सूद को कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो उनके पास ऐसे करोड़ों रुपए हैं जो फाजिल पड़े रहते हैं और इवन उसका इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल ना होने की वजह से न तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है पर्सनली और न ही माशरे को या देश को उस पैसे का फ़ायदा होता है। तो सही मानों में जो ज़ख़ीरा अंदोसी की बात है, अगर हमारे पास कोई चीज़ है और इसको हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको फंड को पैसे को इकोनॉमिकल एक्टिविटी में नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो नुकसान होता है। तो अब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो क्या हम ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर सरिया कंप्लाइंट मोड में चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सके और लिया जा सके? तो बिल्कुल इस तरह का पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है और प्रैक्टिकली वर्कआउट कर सके ऐसे इम्कानात बाकी रहते हैं।
तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग जो करना होता है, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा इस्लामिक फाइनेंस या इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे जो शरिया स्कॉलर ने फाइनेंस जो प्रोडक्ट बनाया है, जैसे मुराबहा है, मुदारबा है, मुशारका है, इजारा है, तो इसके अंदर मैंने ये देखा है कि जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी कुछ भी हो, कहीं भी कैसा भी हम कर रहे हैं, अगर उसको हम सही से स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस की ज़रूरत में, चाहे वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, चाहे टर्म लोन जैसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, उसको अगर आप सही मोड में सही तरीके से काम करेंगे तो वो मुमकिनात होती हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। अब ज़रूरी ये इस बात की है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लें और वो अपने पैसे को आइडल या बैंक में पड़े रहने की जगह वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को तलाश करें। जो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ऐसा सोचते हैं कि बैंक से फाइनेंस करे बगैर मेरा धंधा नहीं बढ़ेगा तो चलेगा, मेरे पास जो कैपिटल है मैं करूँगा, लेकिन मैं मेरे बिजनेस को इंटरेस्ट बेस्ड लोन लेकर आगे बढ़ाना नहीं चाहता। तो ये चीज़ें हैं जो जिस तरह आज लोग भी देखते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर इन्वेस्टर्स और क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर जो हैं उनके बीच का अगर कुछ सेटलमेंट हो सके और ट्रांजैक्शन हो सके तो ऐसे बहुत इम्कानात होते हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती है। तो खास करके इस महफिल में जो लोग फाइनेंस कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, जिनके क्लाइंट बेस वो होते हैं, तो वो अगर वर्कआउट करें और चीज़ें देखें, ट्रांजैक्शन को ड्यू डिलिजेंस करके अगर इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं तो हमारे माशरे के अंदर मिल्लत के लोगों में जो बहुत सारे आइडल फंड पड़े हैं या नेग्लिजिबल इंटरेस्ट में मजबूरी के तहत कहीं रखे हुए हैं, तो सही तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटी में उसको लाया जा सकता है। अब जो चैलेंज जो होता है कि इस तरह के ट्रांजैक्शन करने में, वो क्या है जो मैंने मेरे तजर्बे से हासिल किया वो आपके सामने शेयर करता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो बिजनेस ओनर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ी खाई है, क्योंकि ऐसी एटीट्यूड और माइंडसेट देखने को मिलता है कि एंटरप्रेन्योर्स ये नहीं चाहता कि मैं पैसा तो भले किसी का इस्तेमाल करूं लेकिन उसको मैं हिसाबात के देने के लिए जवाबदेह नहीं हूं। तो वो जब तक अकाउंट शेयर नहीं करेगा, तो जब तक किसी इन्वेस्टर को ये फील ही नहीं आएगा कि क्यों मतलब उसके साथ इन्वेस्ट करे। तो इसके अंदर ये माइंडसेट का मामला है। अगर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए, बिजनेस ओनर ये समझे कि अपनी बिजनेस सीक्रेसी भले वो अपनी जगह रखे, लेकिन जो हिसाब, जो पैसे जिसका इस्तेमाल कर रहा है उसको अगर सामने ट्रांसपेरेंसी रखे तो बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। और हमारे माशरे के अंदर मैं बहुत दिल की गहराई से इस चीज़ को एक्नॉलेज करूँगा कि एक जो खास करके रेस्टोरेंट, होटल और इस तरह के बिजनेस करने वाले लोग हैं जिनको हम चीलिया ग्रुप के नाम से जानते हैं, मेरी हद तक की जो भी है मैं जानता हूँ कि ये लोग इस तरह के मॉडल को बहुत परफेक्टली और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। और कई इनको जो भी बिजनेस कहीं भी डालना होता है, इनकी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन इनको इस तरह के पार्टनर्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक इमेज अपना वो बना रखा है कि वो जब भी बिजनेस करने जाते हैं तो उन्हें बड़ी आसानी से पार्टनर्स मिल जाते हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर महीने उनको हिसाबात सारे इन्वेस्टर को मिल जाता है। कोई जानबूझकर चाहे भी कि ये इसके अंदर कोई डाउट है तो ऐसे कोई इम्कानात नहीं रहते। ठीक इसी तरह आपको अभी जो अलबरका के स्पॉन्सर ने आपके सामने बात रखी गई, तो यही चीज़ है। अलबरका भी इसी तरह की चीज़ें चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने रहे, और जो भी बिजनेस ओनर अगर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और इस तरह से करना चाहते हैं तो अगर ट्रांसपेरेंसी रखें तो बहुत हद तक माशरे के अंदर हम इस तरह अल्टरनेट मॉडल खड़ा कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हो सकता है। मैं इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि बड़े बड़े जिनको 20-20, 25-25 CR के टर्नओवर करने वाले लोगों को भी इस मॉडल में काम करने के मतलब फाइनेंस मिलकर लोगों ने धंधा किया है, और बहुत माइक्रो लेवल का बिजनेस करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली इस मॉडल को अपनाया है। अब मैं मेरी बात ख़त्म करूँगा, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मुलाकात तकरीबन 2017 या 18 में एक ऐसे आम इंसान से हुई जिसकी मतलब अगर आप उससे मिलेंगे, देखेंगे तो लगेगा इसके खाने पीने के ठिकाना है कि नहीं है। तो मुझे किसी मिलने वाले कॉमन शख्स ने उससे मिलाया और बताया, तो तारुफ से पता चला कि वो शख्स एक
ईंट का भट्टा चलाता है, ईंट का मैन्युफैक्चरर है, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसका। तो मेरे कांटेक्ट में उस वक्त उसको एक 50,000 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि उसको ईंट का भट्टा के लिए जो कच्ची ईंटें वही तैयार हो गई थी, और कच्ची ईंटें तैयार होने के बाद उसको लिए कोलसे के लिए जो कोयला की जरूरत थी उसमें पैसे नहीं थे, और कच्ची ईंटें तैयार करने के लिए भी जो लेबर चार्जेस उन्हें चुकाए थे, तो पता चला कि वो 5% पर मंथ इंटरेस्ट पर उसने किसी से लोन ले रखा था। ये बात मैं कर रहा हूँ तकरीबन 2018 की। मुझसे मुलाकात हुई, कुछ ऐसे हालात बने, मैंने कहा कि ये तो आपकी जो ज़रूरत के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, पर ये कमिटमेंट चाहिए कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, आज के बाद कभी भी आप सूद पर पैसा नहीं लोगे, आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, मेरे पास आ जाना तो हो जाएगा। और मैं अपनी बात, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो मुख्तसर से ख़त्म करना चाहूँगा यहाँ पर। उस साल के बाद से तकरीबन 2012 से लेके 2018 तक वो भाई इस तरह के काम करते थे कि हर साल काम करते थे, लेकिन आखिरी दिनों में पैसे रहते नहीं थे। उन्होंने मुझसे आके मिले, मुझे उनकी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी कुछ समझ में आया, तो मेरे कांटेक्ट में, मेरे नेटवर्क में जो लोग छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले लोग थे, और एक साल में तो अलबरका ने भी उस हजरत के साथ इन्वेस्टमेंट किया था, और उन्होंने करने के बाद तकरीबन 2018-19 से लेकर 2022-23 के अंदर जो इंसान पिछले 5 साल से 2018 तक यानी 2012 से धंधा कर रहा था, उसने 1 रुपया भी बना नहीं पाया था, वो आज 2023 के अंदर 25,50,000 रुपए का मकान का मालिक बन गया है। सिर्फ 5 साल के अंदर। ये उसकी खुद की कमाई का फैसला है, और सिर्फ वो अपने लिए अर्न नहीं किया, बल्कि उसने एक साल के अंदर 50% या 55% जैसा रिटर्न इन्वेस्टर को भी दिया है। यानी ये सरिया कंप्लायंट मॉडल की बिल्कुल, भले ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन इसके अंदर इस तरह की कामयाब वाली सक्सेस स्टोरीज भी हमारे सामने देखने को मिलती है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ हैं वो अपने रिसोर्सेज को एथिकल फाइनेंस सिस्टम के अंदर लगाएं। जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो भी इस तरह के एक्सप्लोर करें, और जो इन्वेस्टर है जिनके पास पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी तलाश करें और बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।